ओके, तो अगला जो पार्ट है दैट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगला पार्ट क्या है? कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई थिंक ये भी हमने डिस्कस करा था कि हमको जितने भी क्वालिटी के गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज है, सबके लिए अवेयर होना चाहिए। आज अपन मोबाइल लेने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? मोबाइल। तो क्या एक ही ब्रांड में देखोगे? ठीक है, वो ब्रांड का फोन तुम्हारा पुराना है, तुमको वो ब्रांड से लगाव है, पर अगर कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड अच्छी क्वालिटी का गुड दे रहा है उसी ही रेंज में और उससे अच्छे फीचर्स अगर वो दे रहा है, तो आप बताओ उस पे स्विच ऑन होगे कि नहीं होगे? होगे। सो बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। क्या लिखा है यहाँ पे? बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। बोलो, कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी इसके अंदर? दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बाय ओनली विच गुड्स? विच गुड्स? स्टैंडर्डाइज गुड्स। सिर्फ कौन से गुड्स खरीदने चाहिए बोलो? स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स क्या होते हैं? सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, जैसे आईएसआई मार्क किस पे होता है बोलो? इलेक्ट्रिकल गुड्स पे। एफपीओ, ये क्या होता है? एफपीओ होता है फूड प्रोडक्ट्स पे। और आपका ज्वेलरी पे क्या होता है पता है? हॉलमार्क। ठीक है, तो वे सारे के सारे जो आपके गुड्स हैं, बी एंश्योर्ड अबाउट देयर क्वालिटी। ठीक है, तो ये है आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज बाय ओनली द स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। ठीक है, अगला पॉइंट। और बताओ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या मांगोगे? बिल। बिल मांगोगे या नहीं? ऑलवेज आस्क फॉर द इनवॉइस फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द सेलर। और इनवॉइस का दूसरा नाम क्या होता है? कैश मेमो। क्या बोलते हैं अपन इनवॉइस को? कैश मेमो। बोलो, कोई दिक्कत? अरे कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? ऐसा नो? और बताओ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिटी कॉन्शियस होना है कि क्वांटिटी कॉन्शियस होना है? क्वालिटी कॉन्शियस होना है हमेशा, कि कभी कभी क्वांटिटी कॉन्शियस चलेगा? कहाँ चलेगा क्वांटिटी कॉन्शियस? हाँ, जब हम बल्क में कोई चीज खरीद रहे हैं, जनरली जो बर्थडे पे जब हम रिटर्न गिफ्ट देते ना, आजकल है कल्चर की नहीं है? आजकल नहीं है। तो हम लोग जब बच्चे होते थे, मतलब अभी बच्चे ही है तो अभी बूढ़े तो नहीं हुए, तो रिटर्न गिफ्ट का कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब जितने भी फ्रेंड होते हैं फिर उनको अपन जाते जाते कुछ उपहार देते, कुछ पेंसिल बॉक्स देते थे। कई लोग गिफ्ट नहीं देते, हाँ सही बात है, तो उनको रिटर्न गिफ्ट क्या दें, सही कह रहे हो। तो उसके लिए वहां पर अपन क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, रिटर्न गिफ्ट खरीदते समय वहां पर अपन क्या होंगे? क्वांटिटी कॉन्शियस होंगे। ठीक है, ये राइट्स आई थिंक समरी है, ये रहा कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए, सो बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। अगला क्या है? बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स। चोरी की भावना से गुड्स खरीदोगे या ईमानदारी से? उसने आपको 10 आइटम दिखाए, आपने एक आइटम चुपके से ऐसे सरकाया, ऐसे जेब में डाल लिया, वहां लगा था सीसीटीवी। क्या लगा था? सीसीटीवी। आपकी चिंदी चोरी पकड़ी गई। जैसे नो? सो बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। ऐसे डील करते क्या? या मान लो ज्वेलरी की दुकान पे गई महिला, जाती ज्वेलरी की दुकान पे, अब मान लो बेचारे के पास सीसीटीवी नहीं है, नई दुकान है उसकी, भूल गया वो सीसीटीवी लगाना, तो बर्बाद है एक ही दिन में। नहीं। सो बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग। कभी भी ये दोनों ये पॉइंट सुनो, ऑनेस्ट कंज्यूमर को भी होना है और सेलर को भी होना है। ये सुनो, ये दोनों साइड से चलेगा ये पॉइंट। ऑनेस्ट जो है कंज्यूमर भी होगा, और जो सेलर है he should also be honest. He should also be honest in his dealing. So both the parties should be honest in their dealing. Yes or no? अगला क्या है? Ensure that you get a fair deal. Ensure करो कि आपको एक अच्छी डील मिले। ये सारे पॉइंट्स ना अपन ने इतनी डिटेल में नहीं लिखने एग्जाम में, ये क्योंकि पीपीटी है, इसमें हर चीज इसी पर समझाई जा रही है आपको। तो नोट्स में आपको ये मेन हेडिंग्स लिखी हुई है, तो वही लिखना है। वैसे भी इस चैप्टर की इज्जत कितनी है? सिर्फ 5 नंबर। तो 5 नंबर में सारे पॉइंट की हेडिंग हेडिंग भी लिखोगे ना, तो भी यू विल गेट 5 मार्क्स। आई बात समझ? देन ये क्या है? ऑलवेज आस्क फॉर द कैश मेमो। हमेशा क्या मांगो? बिल मांगो। हमेशा क्या मांगो बोलो? बिल। बोलो, कोई दिक्कत? रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ओवर। देन while using any goods and services, always learn about the risk associated. हमेशा ध्यान रखो कि प्रोडक्ट के साथ में रिस्क क्या है। मान लो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो,
तो उसके साथ में आप रिस्क के लिए ध्यान में रखते हुए उसके क्या देखते हो, आप क्या चेक करते हो, एक्सपायरी डेट। क्या चेक करते हैं, एक्सपायरी डेट। वरना पता पड़ा गला खराब था, एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन खा ली और फिर गला से आवाज आई नहीं जीवन भर। सो ऑलवेज लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड। बोलो समझने लायक पॉइंट है क्या, कुछ बोलूँ क्या इसके ऊपर, प्रांजल समझ में आया? ओके, यू विल बिकम फेमस नाउ। ओके, फाइल अ कंप्लेन इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर अगर डिससेटिस्फाइड है, अगर वो क्या है, डिससेटिस्फाइड, तो हमेशा वो क्या करता है, कंप्लेन करता है। ठीक है ना? तो आपको एक्सप्लॉइटेशन सहना है और ना ही एक्सप्लॉइटेशन करना है। सो ऑलवेज फाइल अ कंप्लेन इन द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इफ इन केस समथिंग रॉन्ग इज डन विथ यू। यस और नो? इसको अपन कहते हैं फाइलिंग अ कंप्लेन इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। बोलो समझ में आया कि नहीं? रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, ये मैंने बताया भी था पिछली क्लास में। फतेह सागर गए, कॉफी पी और कुल्हड़ अंदर पानी में, ऐसे करना चाहिए नहीं। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू आर हाईली एजुकेटेड पर्सन, डोंट डू दैट, ऑलवेज यूज डस्टबिन्स। यस और नो? एंड फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी। अगर आपका जीवन में कुछ बचा नहीं है, आप एक रिटायर्ड व्यक्ति हो और जीवन में कुछ करने लायक नहीं है, तो एक ग्राहक संस्था खोल लो ग्राहक वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, और बस फिर सारा दिन मीटिंग करते रहो और जर्नल्स बांटते रहो एक दूसरे को, अपने विचार व्यक्त करते रहो हर टॉपिक के ऊपर। ये सुनो, तो ये था पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स विच कैन बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। ये सुनो, अरे कोई डाउट? 100%। ये टिप पिछली बार पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्या पढ़ा था बताओ? Consumer protection can in effect be achieved only when the consumers can also understand their responsibilities. ये दोनों तरफ का खेल है, दोनों तरफ की टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। इधर लॉ स्ट्रांग हो, लॉ कितना भी स्ट्रांग, अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कंज्यूमर को भी उतना ही नॉलेजफुल बनना पड़ेगा जितने पावरफुल और जितने नॉलेजफुल लॉ मेकर्स हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि ये राइट लाए तो आखिर क्यों लाए, इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्लियर? तो इसलिए यहां पर कंज्यूमर को भी पूरा ध्यान देना है, राइट? ही शुड बी अवेयर ऑफ ऑल हिज राइट्स। तो इतना जो सब हमने पढ़ा उसकी ये समरी है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको ये भेज दूंगा, ठीक है? वैसे मैंने सारी ही चीजें आपको पढ़ा दी है। ये क्वेश्चंस भी हमने आई थिंक कुछ 4-5 क्वेश्चंस लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे ना? फोर्थ क्वेश्चन तक ये मैच द फॉलोइंग हुई आई थिंक वाज सॉल्व्ड, ये हो गया था। ठीक है, 5 हो गए थे, सारे हो गए थे। चलो ये बताओ फटाफट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, term 2 is descriptive. This question can be asked for how much marks? This question they can ask for 3 marks in exam. क्वेश्चन था, एक बार लिख लो। What are the remedies available to consumer? What are the remedies available to consumer under COPRA Act? What are the remedies available to consumer under COPRA Act? What are the remedies available to consumer under COPRA Act? What are the remedies available to consumer under COPRA Act? लिख के बताओ मेरे को 3 मार्क्स में। कोपरा एक्ट में क्या क्या रेमेडीज हैं हमारे पास? पनिश किया जा सकता है प्रोड्यूसर को, पेनल्टी लगाई जा सकती है, उस पर फाइन लगाया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है, उसके खिलाफ ऑर्डर आ सकते हैं कि वो हैजार्डस गुड्स को सेल के लिए ना रखे, उन गुड्स को डिस्ट्रॉय कर दे, डिसमेंटल कर दे, ये सारी रेमेडीज है। ठीक है, लिख लो फटाफट 5-6 पॉइंट।
लिखे कि मैं लिखाऊं? लिखो। सबसे पहला, पनिश पनिश द लेगार्ड्स, LAGGARDS, पनिश द लेगार्ड्स, मतलब जो भी व्यक्तियों ने गलती की है उनको हम क्या करेंगे? पनिश करेंगे। जो भी दोषी होता है, थोड़ी इज्जत देनी है अपने आंसर को। तुम्हारी कॉपी एग्जाम में हजारों कॉपी से अलग तब दिखेगी जब तुम अच्छे वर्ड्स लिखोगे, और अच्छे वर्ड सिर्फ इंग्लिश में नहीं लिखते, हम बिजनेस में भी लिखते हैं। तो जब वहां पर तुम पनिशिंग द कल्प्रिट्स या लेगार्ड्स वर्ड यूज करो तो टीचर को तुम्हारी कॉपी अच्छी लगेगी, है ना? बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप, पनिशिंग द लेगार्ड्स, पनिशिंग द लेगार्ड्स, पनिशिंग द लेगार्ड्स, राइट। सेकंड लिखो आप, withdrawing hazardous goods from sale, withdrawing hazardous goods from sale, withdrawing hazardous goods from sale। hazardous goods जो हैं उनको हम मार्केट से विड्रॉ करवाएं। क्या करवाएं हम उनको? विड्रॉ। तीसरा लिखो, dismantling the hazardous goods, dismantling the hazardous goods, dismantling the hazardous goods from sale, dismantling the hazardous goods from sale। फोर्थ लिखो, penalizing the penalizing the appropriate persons, penalizing the appropriate persons। पांचवा लिखो, taking such action as appropriate, taking such action as appropriate, taking such action as appropriate in the case, in the case। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which consumer right suggests that consumer have access to variety of products at competitive prices? MCQ सॉल्व। दैट द कंज्यूमर, ग्राहक के पास में वैरायटी ऑफ गुड्स की एक्सेस है, कौन सा राइट है? बोलो। ओके, लेट्स चेक द आंसर, राइट टू चूज। वन मोर, Consumer Protection Act 1986 provides a number of reliefs to the consumer. The right which which is highlighted in this case is number of reliefs available to the consumer। बताओ, रिलीफ लेना कौन से एक्ट के अंदर है, कौन सा राइट है that he can demand for relief? समझ में आ रहा है पीछे? कौन सा एक्ट है, कौन सा राइट है रिलीफ मांगना? रिलीफ, राइट टू रिड्रेसल और राइट टू बी हर्ड। वेरी गुड। वन मोर, consumer organization provide legal assistance to the consumers by way of providing aid, legal advice in seeking legal remedy. Which right is promoted by this? legal assistance, easy, केस लड़ने में हेल्प कर रहे हैं। फिर से आंसर क्या होगा? क्या होगा? सुनना सुनना, लीगल असिस्टेंस, यहाँ पे लिखा ना एडवाइस, एडवाइस की बात हो रही ना, ठीक है, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एटसेट्रा, ठीक है, ध्यान रखना। The document which can serve as a proof of purchase made for filing a complaint against defective product is called, what is a proof of purchase भव्या? कैश मेमो और बिल। State giving reasons whether the following is true or false. ISI is a quality certification in case of food products. True or false? False. ISI is for इलेक्ट्रिकल गुड। तो एग्जाम में सिर्फ ऐसे नहीं लिखते ट्रू फॉल्स, रीजन भी लिख के आओ तो मजा आएगा, राइट? तुमको भी और कॉपी चेकिंग करने वाले को भी, ठीक है। डैश इज द सर्टिफिकेशन मार्क इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, एग मार्क नहीं, एग मार्क इज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग मार्क इज फॉर
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एफपीओ इज फॉर फूड प्रोडक्ट्स, तो एफपीओ। डैश इज द क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क फॉर, पूछ लिया नीचे। एग्रीकल्चरल के लिए किसका है, एग मार्क। फिर आई थिंक ज्वेलरी का ही पूछा, नहीं पूछा वो तुम याद रखना। ज्वेलरी का कौन सा है, कौन सा है, हॉलमार्क। ओके, अब कुछ राइट्स पे क्वेश्चन है, देखो अच्छे क्वेश्चन है ये। अपन ने ये सारे जो भी क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन मॉड्यूल दिया ना, वो सिर्फ टर्म 1 का नहीं था, वो पूरे सिलेबस का था। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो राइट बताओ, जो बताता है राइट ऑफ द कंज्यूमर अंडर कोपरा एक्ट 1986 विच कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अ कंज्यूमर टू क्लेम बाय परफॉर्मिंग फंक्शन ऑफ encouraging consumer to strongly protest and take actions against unscrupulous, exploitative and unfair practices of the seller। कौन सा राइट बताता है बोलो, हेल्प द कंज्यूमर टू क्लेम बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एंकरेजिंग, बोलो क्लेम, क्लेम क्लेम करेगा वो, कौन सा है, हर्ड। क्लियर, ये अपने आप बताओ मेरे को। मेंशन when as a consumer you are not in a position to resolve your grievances under कोपरा एक्ट। आप कब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करवा पाओगे, आप कब क्लेम नहीं ले पाओगे, जब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं किया, जब आपने बिल नहीं मांगा, ठीक है। थोड़ा सा जीएसटी का अमाउंट बचाने के पीछे आपने क्या बोला, सेलर को रहने दो, बिल किसको चाहिए, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, खत्म। क्या आपको कोई क्लेम मिलेगा, नहीं। सो व्हेन यू विल not have cash memo that is a proof of purchase, you will not be able to get any compensation। Clear, you will not be able to get any compensation, yes or no, अरे yes or no, okay। give any one responsibility of consumer in addition to obtaining a cash memo। तो मैंने खूब सारी responsibility अभी आपको बताई थी कि ensure that you should be honest, you get a fair deal, तो कोई भी एक लिखनी है, एग्जाम में ये आएगा तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कोई डाउट, Rita wants to buy a packet of juice as an aware customer, how she can be sure about the quality of the juice, which label, certification mark you have to write down, which certification mark, fruit juice, FPO। Anjana wants to buy a gold ring, पूछ ही लिया आखिर, हॉलमार्क, कौन सा मार्क, हॉलमार्क। प्रज्ञा आयरन, आयरन समझ दो, हाँ आयरन, प्रेस, प्रेस आयरन ऑफ iron of reputed brand 1500 but it caused an electric shock while it was being used। Pragya wants to exercise her right, which right, identify the right which can be, by which she can be protected, right to, क्योंकि अगर प्रेस से जल गए तो आपकी जान भी जा सकती है, नहीं, हाथ वाथ जल गया मान लो, काटना पड़ा, right to safety, yes or no। one more, Siddharth went to a shopkeeper to buy soap, the shopkeeper forced him to buy a particular brand of soap। शॉपकीपर कहने नहीं यही खरीदो, कौन सा राइट इग्नोर हो रहा है, वेरी गुड। अहमद wants to buy an iron as an aware, repeat question। Government is actively advertising on for जागो ग्राहक जागो, what right, which right is this, बोलो कौन सा है, कंज्यूमर एजुकेशन, डन। वन मोर, हाँ ऐसे आएंगे, वो खेल खत्म बिंदी वाला, टर्म 1 अब डिस्क्रिप्टिव है ना, पढ़ो। ऑन द ईव ऑफ दिवाली रवि परचेज 2 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स फ्रॉम नंदन स्वीट्स। अच्छा, ऑन कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स हिज वाइफ फेल सिक, खुश हो गया होगा तो नहीं, and was to be hospitalized। Ravi wanted to file a case in the कितना आज्ञाकारी पति, हमारे जैसा होती, हमारे जैसा तो नहीं, कोई और हो तो बोले मरे बरा खत्म, नहीं, नहीं। Ravi wanted to file a case in the consumer forum but could not do so because he did not have the proof of buying the sweets। बिल नहीं लिया, कौन सा डॉक्यूमेंट, he has failed to obtain। आप सोचो आंसर एक ही है पर आप तरीके देखो बोर्ड के कितने बार क्या क्या पूछा है, कैसे कैसे पूछा है। Dash seeks to protect and promote the consumer interest through speedy and inexpensive redressal of grievances।
कौन सा राइट? रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक। अच्छा एक्ट पूछा था क्या? डैश सीक्स, अच्छा कोपरा एक्ट, ठीक है। द कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजर्डस टू द लाइफ एंड हेल्थ। द कंज्यूमर राइट हाइलाइटेड हियर इज, बोलो। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स हैजर्डस सेफ्टी। चलो ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक अच्छा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, ये अपन करेंगे बाद में। आई थिंक देयर आर 40-50 क्वेश्चंस इन द लाइन, तो ये अपन देखेंगे। और चलो एक काम करो ना, एक मैच द फॉलोइंग करके बताओ ना फटाफट। सॉल्व इट इन योर कॉपी, सॉल्व दिस फास्ट। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, बोलो जल्दी से। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस इज व्हाट? हाँ, कंज्यूमर अवेयरनेस इज व्हाट? एजुकेशन। तो ए का क्या हुआ? 4। ए का क्या हुआ? 4। सेकंड, द राइट टू बी एश्योर्ड whenever possible access to variety of the product, variety वर्ड आया, चूज। तो बी का क्या हुआ? 3। बी का क्या हुआ? 3। सी, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ अनस्क्रूपलस हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो सी का हुआ 1 और इसका हुआ बचा हुआ, बचा क्या? 2। तो क्या कोड बना? 4 3 1 2। चेक करो, 4 3 1 2। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये भी करना है, ये तो बहुत इजी है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, आईएसआई, फूड प्रोडक्ट, एफपीओ, ज्वेलरी, एग्रीकल्चर। एक बार, बिजनेस स्टडीज इतनी इजी नहीं है जितनी आज हमको लग रही है, ठीक है। अभी मेन कहानी बाकी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। ये तो ऐसे ही लिया क्योंकि न्यू ईयर है तो थोड़ा इजी करते हैं, ठीक है। पूरे साल तो संघर्ष करना ही है अभी, मतलब 2-3 महीने, फिर तो अपन 12th पास हो जाएंगे, नहीं? चलो ठीक है, बहुत सारे। अच्छा केस स्टडी कराऊँ एक? डू यू वांट टू सॉल्व अ केस स्टडी? हाँ, केस स्टडी बाद में कराते, रुको आज एक नया टॉपिक। नहीं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, इजी इजी टॉपिक। व्हाट इज, हु इज अ कंज्यूमर? अभी तक जीवन में कम दुख था, जब हम ये भी पढ़े, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। हु इज अ कंज्यूमर? बोलो। बायर। मैंने डे 1 पे आपको क्लियर कर था कि कंज्यूमर इज नॉट ओनली द बायर, इट इंक्लूड्स द यूजर ऑल्सो। कुछ गुड्स आपके लिए खरीदे आपके पापा ने, जैसे आपकी गाड़ी, क्योंकि अभी आपकी लीगल एज ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड करने की नहीं है, बट स्टिल वी आर ड्राइविंग व्हीकल्स, तो उसके यूजर आप हो, पर पापा ने अपने नाम पर वो गाड़ी ले रखी है, तो आप कंज्यूमर हो, यू आर द कंज्यूमर। तो ये डिफाइन कहाँ है? ये डिफाइन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था, वही डेफिनेशन 2019 में कॉपी हुई है, कट कॉपी पेस्ट वहां से। तो क्या है कंज्यूमर की डेफिनेशन? एक ऐसा व्यक्ति जो यूज करता है, क्या करता है? यूज करता है, या फिर क्या करता है? कंज्यूम, और अवेल्स एनी ऑफ द सर्विसेज अंडर कोपरा एक्ट। अ कंज्यूमर इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु बाइज एनी गुड फॉर अ कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? पैसा। अरे व्हाट इज कंसिडरेशन? जो कि आप गुड्स को खरीद रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, यू आर पेइंग समथिंग, दैट इज अ कंज्यूमर। व्हिच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड। व्हाट इज दिस पेड और प्रॉमिस्ड? मतलब पैसा फ्यूचर में दे तो भी अपन कंज्यूमर है। अरे गाड़ी लाने के 2 रास्ते होते हैं, या तो कैश में लाओ तो सस्ती पड़ती है, या फिर क्या कराओ उसकी ईएमआई, तो महंगी पड़ती है ना। तो ईएमआई में आप प्रॉमिस करके देते हो ना कि हाँ मैं फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट्स पे करूंगा, तो कंपनी ऐसा थोड़ी कि गाड़ी आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने पे दे, गाड़ी आज ही दे दी ना। तो इस केस में कंसिडरेशन प्रॉमिस हुई है, इस केस में कंसिडरेशन क्या हुई है बोलो? प्रॉमिस। तो भले ही पैसा दे दिया हो या पे करने का प्रॉमिस किया हो, ये सुनो। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, मतलब मान लो 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो 50,000 दे दिए,
और 50,000 की ईएमआई करा ली, तो भी आप कंज्यूमर हो। अरे ये सुनो, या तो पूरा कैश में लाए, या पूरा ईएमआई कराया, या आधा कैश में आधा ईएमआई, तो भी आप कंज्यूमर हो। तो सबको कवर कर दिया। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या बोलो कि नहीं नहीं मेरे पास अभी 1 साल तक पैसे ही नहीं है, मेरा बिजनेस बंद है लॉकडाउन की वजह से, पर मेरे को गाड़ी तो आज ही लेनी है, तो मैं ना आपको 1 साल बाद में इंस्टॉलमेंट देनी शुरू करूंगा, तो उसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट। क्या कहते हैं, समझ में आया? डिलेड पेमेंट, मतलब आज पैसा नहीं देके मैं 6 महीने बाद में पैसा दूंगा आपको, दैट इज डेफर्ड पेमेंट। तो भी आप कंज्यूमर हो, अल्टीमेटली यू आर यूजिंग द गुड्स ना। अरे ये सुनो सर, ऐसी कौन सी स्कीम होती है? ये बैंक्स में होती है। जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो बैंक को आप बोल दो कि सर अभी लॉकडाउन है, पैसा तो मेरे को अभी चाहिए, पर मैं आपको ईएमआई पे करना 3 महीने बाद से स्टार्ट करूंगा। तो बैंक उस हिसाब से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ईएमआई आपको बता देगा कि 3 महीने बाद से आपको इतना इतना पैसा देना है। डेफर्ड पेमेंट, क्या बोलते हैं इसको हम? डेफर्ड पेमेंट। यस नो? इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtains goods for resale। पर अगर आप इन गुड्स को फिर से बेचने के लिए लाए, किसके लिए लाए? तो वैसे तो हर आदमी कंज्यूमर है एज पर कॉर्पोरेट, पर अगर मैं कुछ गुड्स को बेचने के उद्देश्य से लाया हूं, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोलेंगे। जैसे मैं पेंसिल लाया ये 3,000 रुपए की, और फिर मैंने इसको किसी को बेच दिया, तो आई एम नॉट द कंज्यूमर, I am not the consumer, because I have purchased the goods for the purpose of resale। तो बस इतना ध्यान रखना कि अगर आप रीसेलिंग के लिए कोई चीज लाए हो, तो आप कंज्यूमर नहीं हो, आप कंज्यूमर नहीं हो। इसके अलावा अ पर्सन हु हायर्स और अवेल्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन which has been paid or promised or partly paid or promised under any system of deferred payment, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, लेट पेमेंट करेंगे तो भी आप कंज्यूमर हो। and includes a beneficiary of services when such services are availed of with the approval of person concerned। या आपने मान लो मेरे को कार का शौक है मान लो, पर कार खरीदने के पैसे नहीं मेरे पास, तो मैंने क्या सोचा, किसी के पास BMW कार है, मैंने कहा ये कार ना आप मेरे को चलाने के लिए दे दिया करो कभी कभी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, हम आपसे 25,000 रुपीज चार्ज करेंगे एक बार यूज के, महीने में एक बार आप ले जाओ, पूरा दिन घुमाओ, 25,000 रुपए दे देना हमको। तो मैं उस कार का भी कंज्यूमर ही हूं, उस कार का भी मैं कंज्यूमर हूं, क्योंकि उसके मालिक ने अप्रूव किया है कि आप इस गुड्स को यूज करो। समझ में आया? तो इसको अपन कहते हैं हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस, और विद उस पर्सन ने आपको उस गुड्स के यूज को अप्रूव किया है कि आप उन गुड्स को यूज कर सकते हो, तो उस केस में आप कंज्यूमर उस BMW के भी बन गए। है सुनो, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी, ये तो लॉ है। वी आर राइटिंग बिजनेस स्टडीज पेपर ना, वी आर नॉट राइटिंग एनी लॉ पेपर जो हम वर्ड टू वर्ड याद करें। तो आपको मन से लिखना है दैट अ कंज्यूमर इंक्लूड्स द पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी गुड्स एंड सर्विसेज आइदर फॉर अ अमाउंट पेड, टू बी पेड, प्रॉमिस्ड, टू बी प्रॉमिस्ड, या फिर आइदर इन द स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बस इतना याद करना है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, ये जरूर लिख के आना, डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु हैज परचेज्ड एनी गुड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? ये भी पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो, हु कैन फाइल अ कंप्लेन, कंप्लेन कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? तो जिसके खिलाफ चीटिंग हुई है वो खुद कर सकता है, एनी कंज्यूमर कैन फाइल द कंप्लेन। दूसरा, कोई संगठन जिसका वो मेंबर है, वो संगठन उसके बिहाफ पर कोर्ट में केस कर सकता है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद भी केस फाइल कर सकती है। सरकार कब केस फाइल करेगी? आपने मान लो एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपकी ब्रिजेस बनाते हो आप, ठीक है, तो आपने सरकार से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम आपको ये ब्रिज बना के देंगे, तो इस केस में कंज्यूमर खुद गवर्नमेंट हुई ना। अरे हु इज द कंज्यूमर ऑफ दैट ब्रिज? पब्लिक, एंड पब्लिक इलेक्ट्स गवर्नमेंट। तो इस केस में सरकार खुद भी आप पर केस कर सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ कंज्यूमर। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वेदर गवर्नमेंट कैन बी कंज्यूमर और नॉट। यस, इन दिस एग्जांपल गवर्नमेंट इज अ कंज्यूमर, तो भले सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो वो भी कंज्यूमर हो सकते हैं, या फिर कुछ कंज्यूमर मिल करके, मान लो सबके साथ चीटिंग हुई है, तो पूरा का पूरा ग्रुप मिल करके कोर्ट में केस कर सकता है। एंड लास्ट, लीगल हायर, मान लो जिसकी डेथ हो गई किसी की,
उसकी वाइफ केस फाइट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। ये सुनो, अ कंप्लेन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्शन 2B में, इसको हटा देना, ये हमारे काम का नहीं है। वो कहते हैं कि 2B में कोई अदर व्यक्ति भी अगर कोई डिफाइंड है तो वो भी केस फाइल कर सकता है, तो वो 2B तो हट गया है, नए एक्ट में 2B नहीं है। ठीक है, तो ये व्यक्ति है जो कि केस फाइल कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? बहुत है आज के लिए।